हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम रोल ऑफ एग्जिम बैंक जो आरबीआई, फेमा और फेडाई है उसका पार्ट 2 देखेंगे और इसमें हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट्स है उनको समझेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स जो हमारे रह गए, और उसी के साथ हम ये चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात था जो रह गया था कि आरएफसी है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें इंटरेस्ट मिलता है, और जो आरएफसीडी वाला जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट होता है और उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद फेडाई के बारे में थोड़ा, क्योंकि फेडाई के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फेडाई के बारे में वैसे हमने ऑलरेडी जाना है, ये पूरा जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो फेडाई हमें पता है कि फॉरेक्स जो डीलर्स है, जो ऑथोराइज डीलर्स का एक सेल्फ रेगुलेटरी एसोसिएशन है, मतलब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, खुद ही रेगुलेट करता है। ताकि पहले इनका एसोसिएशन था, फिर उसमें क्या हुआ कि 1958 में इन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रजिस्टर किया। और सबसे बड़ी बात ये इम्पोर्टेंट है कि भाई ये अपने जो भी फॉरेक्स में डील करते हैं उन सब के लिए रूल्स बनाता रहता है इंडिया में, ताकि सब लोग एक जैसा रूल फॉलो करें, ट्रेनिंग देगा, गाइडलाइंस निकालेगा, वैसा है। पर वो गाइडलाइंस वगैरह है वो सब आरबीआई के या फेमा के अंतर्गत से डेविएट नहीं करेगी, और ये हमने टाइम टू टाइम समझा भी है। इसमें इम्पोर्टेंट एक ये है कि भाई इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई ये जो है इसने बता रखा है कि जो फॉरेक्स भी डीलिंग होगी इंटर बैंक, वो 9 AM to 5 PM होगी, ठीक है। और कोई भी कस्टमर ट्रांजेक्शन होगा 4:30 के बाद अलाउड नहीं है। तो नो कस्टमर ट्रांजेक्शन। सैटरडे को क्या बोलेंगे? हॉलीडे बोलेंगे। सैटरडे को हॉलीडे होगा, मतलब सैटरडे संडे सैटरडे भी हॉलीडे होगा। बैंक्स में जरूरी नहीं है नहीं कि हर सैटरडे हॉलीडे हो, इसलिए कि भी सैटरडे भी हॉलीडे होगा। एक नॉन हॉलीडे होता है जिसका अपन को एटलीस्ट 3 वर्किंग डे पहले पता हो। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों वर्किंग डे है, और 4 को हमने हॉलीडे डिक्लेयर किया, और 1 को पता होना चाहिए 3 वर्किंग डे। मतलब पर ये जो वंस, ये मान लो कि 1, 2, 3, 4 डेट है या 5 है फॉर एग्जाम्पल, और 5 को अगर नॉन हॉलीडे होना है तो इसका मतलब एक को ही पता होना चाहिए वो चीज, तब भी 5 को क्या माना जाएगा? नॉन हॉलीडे माना जाएगा। मतलब 3 वर्किंग डे बिफोर पता होना चाहिए, तब उसको क्या बोला जाता है? नॉन हॉलीडे बोला जाता है। अगर मान लो 3 वर्किंग डे या उससे पहले, मतलब 3 वर्किंग डे या उससे पहले पता होना चाहिए, 3 दिन का तो टाइम होना चाहिए, या ऐसा नहीं पता रहता है, तो उस चीज को बोला जाता है सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे। क्या बोला जाता है? सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे। ये हम जिसलिए बता रहे हैं कि मान लो कभी आ जाए तो आप कर सकते हो। बाकी इसने फेडाई ने बहुत सारे रूल बनाए हुए हैं कि भाई अगर मान लो क्रिस्टलाइजेशन करना हो फॉरेन करेंसी बिल्स का, ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स का करना हो, ये हमने पहले देख चुके। जैसे मान लो ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स का करना हो तो कौन सी रेट लगेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट बिल्स है उनको अपन क्या करते हैं? बाई करते हैं, बिल बाइंग रेट पे बाई करते हैं। अगर उनको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे आप तो क्या लगेगा? टीटी सेलिंग रेट लगेगी। और इंपोर्ट बिल का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, इंपोर्ट बिल अपन क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या लगेगा? टीटी बाइंग रेट लगेगी। अगर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे मतलब ड्यू डेट से पहले अगर उनका क्रिस्टलाइजेशन हमें करना पड़ा तो। एनटीपी के बारे में हम लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके, तो हम नहीं ले रहे। हाँ, इसमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, पर हम मेरे को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा डाटा रिमेम्बरिंग हो जाएगा, एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो आ जाए तो हम थोड़ा बहुत छोड़ना भी सीखते हैं, क्योंकि हमारे को तो एग्ज़ाम में 45 मार्क्स लाने। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा फोकस अदरवाइज रखता, हम लोग कब तक याद करते रहेंगे? ठीक है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जो ईसीबी है। हम लोगों ने जब ट्रेड क्रेडिट पढ़ा था तब हमने देखा था ना, ट्रेड क्रेडिट भी क्या होता है? बाहर वाली
रेजिडेंट इंडियन है वो कॉमर्शियल लोन जो लेते हैं फ्रॉम नॉन रेजिडेंट, जैसे बायर क्रेडिट, सप्लाई क्रेडिट, वो भी ट्रेड क्रेडिट होता था। तो वो अगर मान लो अगर जिसकी मेच्योरिटी अगर 3 साल से कम है तो उसको ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। और वही चीज अगर मान लो कि मेच्योरिटी ग्रेटर देन 3 इयर्स है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ईसीबी का मतलब है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, मतलब कॉमर्शियल लोन जो इंडिया का लोग बाहर से वालों से, इंडियन से या नॉन रेजिडेंट इंडियन एंटिटी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, जो कि नॉन रेजिडेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस नहीं, ये हमने गलत टाइप कर दिया, नॉन रेजिडेंट इंडियंस नहीं, एंटिटीज से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कहेंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियन से नहीं होगा। इसमें 3 ट्रैक होते हैं, इनको ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। तो ये अगर मीडियम टर्म ले रहे हैं, फॉरेन करेंसी में लेते हैं तो उसको ट्रैक 1 बोलते हैं। मीडियम टर्म का मतलब है कि उनकी जो मेच्योरिटी है 3 से ज़्यादा होनी चाहिए पर 3 या 5 के बीच में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियम टर्म। और अगर मान लो 10 साल की हो मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी मिनिमम, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रैक 2 बोलेंगे, लॉन्ग टर्म में, और फॉरेन करेंसी में ले रहे हैं तो। और ट्रैक 3 का मतलब आईएनआर में ले रहे हैं और 3 से 5 साल के बीच में। अब आप लोग देख सकते हो कि अगर आईएनआर में अगर आपको ईसीबी लेना है तो मेच्योरिटी कम में रखो, और फॉरेन करेंसी में रखा तो 3 से 5 भी है, 10 भी ले सकते हो। बैंक लोन के रूप में, सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में ले सकते हैं आप, बॉन्ड्स के रूप में ले सकते हैं, बायर क्रेडिट के रूप में ले सकते हैं, सप्लायर क्रेडिट के रूप में ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जो मतलब बेसिकली बात क्या है कि जो 3 साल से ऊपर की जिनकी मेच्योरिटी है तो उनको, और जो बाहर से हम बोरो करते हैं कोई भी रेजिडेंट इंडियन, तो उसको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की तरह हम देख सकते हैं। ऐसे ही इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और है जिसको हम लोग बोलते हैं एडीआर और जीडीआर। ये दोनों बस हम देखना है आज लास्ट। इसमें क्या होता है कि एडीआर का मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। एडीआर क्या होता है कि भी ये जो एडीआर होता है एक सर्टिफिकेट या रिसिप्ट होता है। मान लो कि फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है MSABC, ठीक है। अब इसमें मान लो यूएस का कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इन्वेस्टर, तो वो क्या करेगा, उसको इन्वेस्ट करने का तरीका क्या होगा कि यूएस का कोई भी बैंक है, यूएस का कोई भी बैंक है वो क्या करेगा, या इसके शेयर परचेज कर लेगा, इस कंपनी के शेयर, कोई भी बैंक है या ब्रोकर है वो क्या कर लेगा, इसके शेयर्स परचेज कर लेगा। और यूएस में ये जो है ना शेयर्स के बदले में एडीआर रिसिप्ट, मतलब एडीआर जो है, मान लो कि फॉर एग्जांपल वो बोल देगा कि एक एडीआर है 5 शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, 5 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एडीआर है जो यूएस के स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ट्रेड होते हैं। और इसमें मतलब क्या है कि भाई वो जो ट्रेड, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किसमें, कोई भी कंट्री में जो कि यूएस में नहीं है, पर किसके जरिए हो रहा है, यूएस बैंक के जरिए हो रहा है या कोई भी ब्रोकर के जरिए हो रहा है। जो पर्सन है, इन्वेस्टर है, जिस कोई भी परचेज करेगा, ये जो इन्वेस्टर है तो वो डायरेक्टली परचेज नहीं कर रहा है, वो तो परचेज कर रहा है एडीआर, और एडीआर किस, यूएस बैंक ने वहां उसके शेयर किए हुए हैं, उनके बदले में जैसे 5 शेयर की बजाय एक एडीआर दे रहा है, ऐसे चल रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एडीआर बोलेंगे, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये मतलब डॉलर डोमिनेटेड होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होते हैं। ये जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होते हैं इसमें क्या होता है कि एडीआर अमेरिका में चलता है, ग्लोबल वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूरोप में भी चलता है, वही रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी कंपनी के शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसके बेसिक कंसेप्ट है इस टॉपिक के। और भी कंसेप्ट है पर वो हम सबने अब तक के जो डिस्कशंस है, मतलब जो ये पार्ट जो हमारा जो बीएफएम है उसका जो मॉड्यूल ए है उसके हमने अब तक में सारे कंसेप्ट समझ लिए हैं वन बाय वन, कभी न कभी, इसलिए हमने उनको वापस रिपीट नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जो भी चीज़ें हैं उनको कंसेप्ट वाइज समझे और एग्जाम में कर पाए। अदरवाइज अगर मान लो हम डाटा ध्यान रखते गए
बुक में जो चीज़ समझाई नहीं गई उसको समझने की कोशिश की है हमने, ताकि हम क्या करें कि भाई एग्जाम को क्रैक कर पाए। थैंक यू वेरी मच।